नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, अभी कल मैंने एक वीडियो डाली थी राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के ऊपर। उसमें हमने चर्चा की थी कि प्रजामंडल से पहले राजस्थान में कौन सी संस्थाएं काम कर रही थी और किस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन का प्रारंभ हुआ। हमने पिछले भाग में भरतपुर प्रजामंडल की भी चर्चा की थी। आइए आज हम चर्चा करते हैं जयपुर प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल की। तो मित्रों, इसके पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अच्छा लगेगा आपको वीडियो तो आप अपने कमेंट भी अवश्य दीजिएगा। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। जयपुर प्रजामंडल की बात पहले करते हैं। गांधी युग प्रारंभ होने के साथ ही जयपुर की प्रजा में भी अपने अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी। पिछले वीडियो में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और उसका प्रभाव जो देशी राज्य हैं वहाँ भी पड़ रहा था और वो लोग भी ये चाहते थे कि देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसके साथ वो लोग जुड़े। तो जयपुर उससे अछूता नहीं था। जयपुर की प्रजा में भी अपने अधिकारों के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी। तो राजस्थान के अन्य रियासतों की तरह जयपुर की हालत भी अच्छी नहीं थी। शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध वहां की जनता में भी असंतोष व्याप्त था। प्रायः छोटे मोटे आंदोलन और हड़ताल जयपुर में होते रहते थे। जयपुर में जन जागरण का विधिवत शुभारंभ अर्जुन लाल सेठी के प्रयासों से हुआ। उसके बाद सेठ जमनालाल बजाज, जो कि बहुत जानी मानी शख्सियत रही है, ने 1927 में चरखा संघ स्थापित करके खादी निर्माण तथा रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया। 1931 में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभ से ही यह संस्था अधिक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई और खादी प्रचार, अकाल राहत और किसान आंदोलन जैसे कार्यों तक ही सीमित रही। कहने का मतलब यह है कि थोड़े बहुत सामाजिक कार्य करती रही, मतलब कोई बहुत ज्यादा जो है वो साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन वगैरह इसने नहीं किया। किंतु बाद में धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ा। प्रजामंडल का 1938 में पुनर्गठन किया गया तथा इसका पहला अधिवेशन 9 मई 1938 को जयपुर में सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। रियासत से उत्तरदायी शासन की स्थापना, लाग बाग समाप्त करने और अकालग्रस्त क्षेत्र से लगान न वसूल करने की मांग रखी गई, जिसे रियासत ने स्वीकार कर दिया। प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा ये, माफ कीजिएगा, यहाँ स्वीकार कर दिया के बजाय अस्वीकार कर दिया पढ़ें। तो जो मांगे रखी गई थी उसको रियासत ने अस्वीकार कर दिया और प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा उसके प्रभाव को रोकने का रियासत की ओर से हर संभव प्रयास किया गया। जमनालाल बजाज के जयपुर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किंतु उन्हें फरवरी 1939 में जयपुर में प्रवेश मिल गया। उन्होंने प्रवेश कर लिया। उन्हें 2 बार जयपुर से बाहर छोड़ दिया गया, किंतु तीसरी बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु अन्य नेताओं के नेतृत्व में जयपुर सत्याग्रह जारी रहा उनकी गिरफ्तारी के बावजूद, और अनेकों बार हड़तालें की गई, जुलूस निकाले गए, बहुत से नेता और नागरिक गिरफ्तार कर लिए गए। मार्च 1939 में महात्मा गांधी के आदेश पर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। गांधी जी के दबाव के कारण 7 अगस्त 1939 को रियासत ने प्रजामंडल को मान्यता दे दी और सभी राजनीतिक कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। सार्वजनिक सभाओं पर से प्रतिबंध हटा दिया गया तथा कुछ सुधारों की भी घोषणा की गई। 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने, किंतु 1942 ईस्वी तक प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के आपसी मतभेदों के कारण कोई प्रगति न हो सकी। 1942 के आंदोलन के तरीके को लेकर इनमें मतभेद और गहरा हो गया। प्रजामंडल का एक वर्ग आंदोलन नहीं करना चाहता था, जबकि दूसरा वर्ग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित होना चाहता था। इसके कारण बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि नेताओं ने आजाद मोर्चा नामक एक नए दल का गठन करके निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। 1942 में ही
शास्त्री जी के प्रयासों से दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार रियासत प्रजामंडल द्वारा महाराज के विरुद्ध सीधी कार्रवाई न करने की शर्त पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने का आश्वासन दिया। प्रजामंडल को शांतिपूर्ण ढंग से युद्ध विरोधी आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी गई। इस समझौते के बाद आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। 1945 में नेहरू जी की मध्यस्थता से आजाद मोर्चा और प्रजामंडल फिर से एक हो गए, यानी आपस में मिल गए। 1942 में जयपुर नरेश ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसमें अपनी सिफारिशें 1943 में प्रस्तुत की, जिसने पढ़िए इसको। किंतु प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के आपसी विवाद का फायदा उठाकर राज्य सरकार ने 2 वर्ष तक कुछ नहीं किया। 1945 में समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ सुधार किए गए। एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। दोनों सदनों में महाराज द्वारा मनोनीत सदस्यों का वर्चस्व रखा गया। प्रजामंडल के 27 सदस्य 125 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में चुने गए और 31 सदस्यों वाली विधानसभा में केवल 3 सदस्य ही चुने जा सके। तो यह प्रजामंडल की धूमिल होती छवि का परिणाम था, क्योंकि इसके जो नेता लोग थे उनमें आपस में झगड़ा था। तो 1946 में प्रजामंडल के प्रतिनिधियों देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने से प्रजामंडल को कुछ सहारा मिला। अंततः 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ के निर्माण के बाद राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। तो ये हमने चर्चा की जयपुर प्रजामंडल की। अब आइए मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें। 19वीं शताब्दी के अंत में जोधपुर की हालत भी राजस्थान की दूसरी रियासतों जैसी ही थी और वहां की प्रजा शासकों के अत्याचार और निरंकुशता का सामना कर रही थी। 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करके जन संगठन की नींव डाली। 1920 में भ्रष्टाचार का विरोध करने तथा लोगों में जागृति पैदा करने के लिए मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई, किंतु यह संस्थाएं थोड़े समय में ही समाप्त हो गई। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किया गया। इससे कुछ प्रारंभिक सफलताएं मिली। इस सभा ने माप तोल तथा पशुओं के निर्यात के संबंध में राज्य सरकार की नीति का विरोध किया। अतः यह सभा धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल करने लगी और यह लोकप्रियता मारवाड़ के प्रशासन के लिए असहनीय थी। उसके जो शासक थे मारवाड़ के, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अतः मारवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद ने इसके प्रतिद्वंदी के रूप में एक नई संस्था बनाई, जिसका नाम था राजभक्त देश हितकारिणी सभा। किंतु यह सभा जनसाधारण में लोकप्रिय नहीं हो सकी। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने महाराणा पर दबाव बनाए रखा और उत्तरदायी शासन तथा प्रेस की स्वतंत्रता और सभा के नेताओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग करती रही। 1927 ईस्वी के बाद हितकारिणी सभा ने मारवाड़ लोक राज्य परिषद की स्थापना की और इसका अधिवेशन 11-12 अक्टूबर 1929 को जयपुर में होना निश्चित हुआ, किंतु सरकार ने अधिवेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो इसके कारण रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अतः नवयुवकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने प्रशासन की इस कार्यवाही की कड़ी आलोचना की। प्रशासन ने अनेकों नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद सभी नेता रिहा कर दिए गए। नेताओं की रिहाई के बाद मारवाड़ में एक अन्य संस्था मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। मारवाड़ के युवकों ने संस्था के माध्यम से जोधपुर में विदेशी वस्त्रों के प्रयोग तथा शराब की दुकानों का विरोध किया। इस बीच मारवाड़ लोक राज्य परिषद का पुष्कर में अधिवेशन हुआ, जिसमें कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, वो भी शामिल हुई। अधिवेशन में कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, जिसमें कस्तूरबा गांधी भी घायल होते होते बची। 1932 में अधिवेशन की सफलता से घबराकर राज्य सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, किंतु आंदोलन चलता रहा और 15 अगस्त 1932 को मारवाड़ में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना और जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था।
1936 में कांग्रेस के अंतर्गत ही अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का गठन हो चुका था और जयनारायण व्यास इसके महामंत्री निर्वाचित हो गए थे। इसका अधिवेशन कराची में हुआ। अधिवेशन के बाद व्यास जी मुंबई आ गए और उन्होंने यहाँ से अखंड भारत नामक समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया, परंतु पत्र की आर्थिक अवस्था दयनीय होने के कारण इसका संपादन बंद करना पड़ा। इसके बाद व्यास जी ब्यावर वापस आ गए और मारवाड़ में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास करने लगे। तो जयनारायण व्यास जो थे उस समय के बड़े नेता थे और आज आप राजस्थान में देखेंगे कि बहुत सारे स्थानों में उनके नाम पे कभी किसी सड़क का नाम रखा गया है या किसी मोहल्ले का नाम रखा गया है। 1937 में जब उन्होंने जोधपुर जाने का प्रयास किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस ब्यावर छोड़ दिया गया। उन्होंने मारवाड़ की अवस्था नामक एक आलेख में या लेख के माध्यम से प्रशासन की दैनिक दशा की पोल खोल दी। इसके लिए उन्हें 2 माह की सजा भी मिली। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद नामक एक नई संस्था की स्थापना की गई। व्यास जी इसके माध्यम से मारवाड़ में नवचेतना का संचार करते रहे। 1939 में व्यास जी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया और वह जोधपुर में रहकर उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे। तो इस समय राजस्थान में अकाल पड़ा और अकाल के समय लोक परिषद ने जनता की जी जान से सेवा की और उसने खूब लोकप्रियता हासिल की। जनवरी 1940 में अखिल राजस्थान देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जोधपुर में करने का निश्चय किया गया, किंतु सरकार की दमन नीति के कारण यह संभव नहीं हुआ। सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता जेल में बंद कर दिए गए। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में इस दमन की कठोर निंदा की। अंततः जोधपुर सरकार ने सद्बुद्धि दिखाई और परिषद और सरकार के बीच समझौता हो गया। जोधपुर नरेश ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया तथा सारे राजनीतिक बंदी छोड़ दिए गए। 1941 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव में लोक परिषद के सदस्यों ने बहुमत प्राप्त किया और व्यास जी उसके अध्यक्ष चुने गए। परिषद के सदस्यों ने गांव में जागीरदारों के विरुद्ध लोगों को सचेत करना प्रारंभ किया। तो इस कारण 1942 में व्यास जी को फिर बंदी बना लिया गया। जोधपुर सरकार ने आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया और व्यास जी को 6.5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। गांधी और नेहरू ने इन अत्याचारों की कड़ी आलोचना की। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया महात्मा गांधी ने। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। मारवाड़ के नवयुवकों तथा विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने हिंसा का सहारा लेते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, किंतु सरकार के दमनकारी नीति के चलते इस आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। अंततः 1944 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। जोधपुर में ऐसे सुधारकर को नए प्रशासनिक सुधारों के लिए नियुक्त किया गया। तो 19 जून तक जनता के विचार आमंत्रित किए गए, यानी कि किस तरह के सुधार हों, जनता क्या चाहती है। जुलाई 1945 में सुधारकर ने अपने सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए, किंतु क्योंकि वो सरकार के आदमी थे तो इसलिए सुधारकर के सुझाव मारवाड़ की जनता और परिषद के विचारों के अनुरूप नहीं थे, सरकार के पक्ष में थे वो। अतः 2 मार्च 1946 को परिषद ने अपने नए अधिवेशन में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की, उत्तरदायी शासन की मांग की। 1947 में महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु हो गई। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने बीपी मेनन को जोधपुर भेजा, जिन्होंने नए महाराणा हनुमंत सिंह को समझा बुझाकर नई व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। व्यास जी के नेतृत्व में एक मिला जुला मंत्रिमंडल बना। मार्च 1948 में राजस्थान के निर्माण के साथ ही जोधपुर से भी राजतंत्र की विदाई हो गई। तो उम्मीद है मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। एक बार फिर से आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। जल्दी हाजिर होता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।